इनके शाही खर्चे नहीं खत्म होते। यानी रूस का वजीर खारजा जहाज से निकल रहा है, अपनी छतरी खुद थामे हुआ है, और आपके वजीर खारजा के 3-3 आदमी लगे हुए हैं जो उसकी छतरी पकड़ने के लिए बेताब हैं, और जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर और कहते हैं लाइक कीजिए, हमें भीख दीजिए। सही बात है, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, या फिर वहां जाकर भीख मांगते हैं। एक क्लास के सुपरमैन भिखारी तशरीफ ला रहे हैं। आपने वैक्सीन के मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई हुकूमत का, मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास कितने डोज थे, आपके पास कितने इंजेक्शन थे इसके, कितने आपने जो वैक्सीन मंगवाई थी? आपके पास तो 15-20 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं है, वो तो आपकी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, तो अगर 22 लाख होंगे तो आप 1% की तरफ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने देश के भीखमंगे पने के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान मीडिया खुद ये कह रहा है और उनके देश का प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है। और देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया की ये बात गलत है भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कर्जे मांग रखे हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से इतने कर्जे ले रखे हैं कि उनको कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी अब नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया की कोई भी फोरम नहीं छोड़ी होगी जहां पर से उसे कर्जा ना मिलता हो। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इमेज एक भिखारी देश की है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, यानी कि ये देश छोटा देश नहीं है। अगर वो चाहता और अच्छे से मेहनत करता तो पाकिस्तान भी एक ताकतवर देश हो सकता था, और ताकतवर नहीं तो कम से कम खुददार देश हो सकता था जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने यहाँ पर बना ले। पर नहीं, पाकिस्तान मजहबी सोच से इतना शिकार हो गया कि उसने अपनी सारी इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी है। और आज की तारीख में पाकिस्तान को कर्जे लेने की और भीख मांगने की आदत ही पड़ चुकी है। कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत का सबसे बड़ा सबूत है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन की एक भी डोज नहीं खरीदी है। आज की तारीख में पाकिस्तान यही इंतजार कर रहा है कि कब कोई देश उनको भीख में कोरोना वैक्सीन की डोजेस दे दे। पाकिस्तान के पास हथियार खरीदने के पैसे तो होते हैं, पर कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया अपनी सरकार से बहुत ही गुस्से में है। तो कोरोना की वैक्सीन और अपने देश की भीख मांगने की आदत पर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो तीसरी लहर खतरनाक हद तक फैल गई है। एक दिन में जो हलाकतें हुई हैं वो 114 बताई जा रही हैं, और ये अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। एनसीओसी ने यह भी बताया है कि 5050 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। लगारी साहब, कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है, तीसरी लहर तो इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। 114 हलाकतें एक दिन में, आपको इसकी वजह क्या लगती है? लॉकडाउन की तरफ, आपको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे? असल बात यह है कि बरतानिया ने इस सूरत हाल से नमर्द आज़मा होने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी की तरफ तो आप तवज्जो दें ना। आप देखें कि उन्होंने कैसे किया। अब बरतानिया के मुतासरीन पाकिस्तान में कोरोना जो है वो ला रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन बरतानिया में वहाँ पर खुद डाउन हो रहा है। वहाँ कोरोना की शिद्दत कम हो रही है और यहाँ पर बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में, और ये कोरोना वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू है। वो मेरे ख्याल में तो यहाँ भी शुरू है। हाँ, लेकिन वो 40 साल की उम्र तक के लोगों को लगा चुके हैं। ओके, आपने अभी 50 के लोगों को शुरू किया, लेकिन बहुत सेलेक्टेड। आपके पास कितने डोज थे, आपके पास कितने इंजेक्शन थे इसके, कितने आपने जो वैक्सीन मंगवाई थी? आपके पास तो 15-20 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं है, वो तो आपकी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, तो अगर 22 लाख होंगे तो आप 1% की तरफ जाएंगे। तो किसी आबादी का 1% उसको भी सिक्योर होने के लिए जो है वो बाकी माहौल का भी तो ठीक होना ज़रूरी है ना। आपने वैक्सीन के मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई हुकूमत का, मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इशू क्या है और इसको कारोबार क्यों बनाना चाहती है। दुनिया भर में रियासतें वैक्सीन, हम बचपन में छोटे थे, हमें यहाँ पर वो लगाए जाते थे, जो टीके होते थे वो निशान अब तक मौजूद हैं। हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए थे, लाइन लगाकर हमें जो है वो कतारें बनाकर गांव जाकर, यानी शनाख्ती कार्ड अब भी ऐसा होगा कि लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, लेकिन किसी गांव में भी एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो वैक्सीनेशन जो होती थी उसका निशान ना हो। एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा। तो उस वक्त हुकूमतें इस तरह करती थी। आज की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत मुफ्त की तरफ, वैक्सीन की तरफ क्यों नहीं जाता है? आपके शहरी हैं भाई, आपको शायद किसी ने कान में कह दिया है कि नहीं, इनकी जो है वो आपने
मुफ्त इलाज का सिलसिला बंद करना है, तो अब आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अब वो सरकारी अस्पताल भी पर्चियों के पैसे लेंगे, आपके सारे खर्चे होंगे, कार्ड तो नहीं होगा, इसलिए कार्ड की मुद्दत भी क्या है, साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद इलाज के पैसे लिए जाएंगे। लोगों की जेब में हूँ न हूँ, 2 चीज़ें कबूल करें, या इलाज अपने पैसे से करवाएं या मौत कबूल करें। तो मेरे ख्याल में कोरोना से बचने के लिए एक तो लोग अपनी एहतियात खुद करें, यानी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो मास्क पहनकर बाहर निकलें, वो सैनिटाइज़ करें हाथों को। सैनिटाइज़ करने का क्या मतलब है, आप साबुन से हाथ धो लें, आप जो है वक्फे से हाथ धोते रहें, साफ़ करते रहें। अगर जहाँ भी है, दफ्तर में है तो, घरों में है तो, आप किसी जगह पर गए हुए हैं तो हाथ धोने में कौन सा मसला है, आप हाथ साफ अवाम तो लेकिन एहतियात नहीं कर रहे, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी बनती है वो तो पूरी नहीं कर रहे। और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी अब पूरी नहीं कर रही है। जब हुकूमत और अवाम या आम आदमी एक पेज पर होंगे किसी बीमारी फैलेगी, आज यही वजह है बारे ना। में तो सोचना चाहिए ना। मतलब एक दिन में 5050 नए केसेस का रिकॉर्ड जो है, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनता है। 114 हलाकतें और 114 हलाकतें हैं, और ये जो आपकी शरह है वो रोज़ाना बढ़ रही है। ऐसा ही है। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अवाम को लोगों को भी सोचना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात। रमज़ानुल मुबारक करीब है और महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि आ रहा है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 18.43% रही है। कराची के कसाबों ने भी अपनी छुरियाँ तेज़ कर ली हैं क्योंकि मुर्गी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। फ़ी किलो गोश्त 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गोश्त, घी, तेल सब महंगा हो गया है। लगारी साहब, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से गुजारा होगा, क्या किया जाएगा? देखा आपने जो महंगाई की शरह है वो कोरोना की शरह से भी बढ़ गई है, 18.43%। और मैंने अभी बताया था ना कि 11% है कोरोना की शरह। ऐसा ही। तो महंगाई की शरह जो है 18 से भी ऊपर। ये भी एक कोविड है, महंगाई भी एक कोविड है। इससे भी हमें जान छुड़ानी है इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को। और अब तक हुकूमत उसके काज़ज़ नहीं बताती है कि आप टैक्स लगाते हैं मुर्गी खानों पर और उस वजह से महंगी है। मेरे ख्याल में इस महंगाई के पीछे भी हुकूमत है, और ये नहीं है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान के ख़जाने को पहुंच रहा है, उन इदारों को, उन कार्टर्स को पहुंच रहा है जिनकी चीज़ें बिक रही हैं और किसान ख़रीदने पर मजबूर हैं। उनका कारोबार जो है वो उसको 4 चांद लगे हुए हैं और लोगों की जेबों पर जो है वो बमबारी हो रही है। ये है वो सूरत हाल। ये कहते हैं कि जनाब माफिया जो है उसके साथ हम लड़ रहे हैं, माफिया को बेनिफिट कर रहे हैं और आवाम की खाल उतार रहे हैं। कहते हैं हम माफिया से लड़ रहे हैं। यार ये अजीब लड़ाई है माफिया के साथ आपकी, कि माफिया के वारे नियारे हो जाएं, माफिया जो है लूटमार करे, माफिया पूरा सब कुछ लोगों से खाने की चीज़ें छीन ले और उनकी कीमतें आसमान तक ले जाए, आप पीछे दौड़ भी ना सकें, भाग भी ना सकें, कुछ कर भी ना सकें। तो फिर भाई माफिया अगर आपसे जीत रही है तो फिर आप अपनी कमज़ोरी का ऐलान करें और फिर छोड़ दें सारा कुछ। आप कहें कि जनाब लोग अपनी मुसीबत को खुद ही झेलें, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कीमतें माफिया बढ़ा रही है ना, ये हमेशा यही कहते रहे हैं। तो फिर माफिया कौन है? अच्छा, फिर माफिया आस पास बैठी होती है, माफिया इनके इजलासों में बैठी होती है। ऐसा ही है। वैसे ही था ना जब नदीम बाबर बैठे हुए थे इनके साथ। अच्छा, कीमतें बढ़ाने के लिए एक फरमाइश होती है वहाँ से, IMF से, उसकी फरमाइश करने वाले आपके पास बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना के तौर पर बैठे थे। आपने उनका क्या कर लिया? आपने वज़ारत ख़जाना से तो एक तरफ कर दिया। पहले आपने बताया भी कि महंगाई की वजह से हमने ऐसा किया है कि उन्होंने महंगाई की, फिर ट्वीट वापस ले लिया आपने और फिर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आपने उनके तराने भी गाए, वो हो भाई इसने तो कमाल ही कर दिया था। ये कमाल क्या था जो लोग अब तक रो रहे हैं और लोगों की हालत ख़राब है, लोगों की इकनॉमी बर्बाद हो गई, लोगों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, लोगों के बच्चे वाकई खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसे ख़ानदान रोज़ाना उस लकीर से नीचे गिरते हैं और लोगों को जो है वो नहीं मिलता है कि लोग अपने बच्चों की मुनासिब परवरिश कर सकते। तो अभी तो 2021 है, तो क्या 2022 के एंड में या 2023 में एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जब हुकूमत जाने वाली होती है, उसका टाइम पूरा होने वाला होता है, तो तभी रिलीफ मिलता है कुछ देर के लिए, क्योंकि आगे वोट लेने होता है। अब सवाल ये है कि ये और कितनी देर
کیا شعر تھا کہ تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اور کتنی دیر ہیں۔ اور کیا اسی طرح سے اپنی 2023 مجھے خطرہ لگ رہا ہے، بہت سی چیزوں کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے شدید خطرات ہیں۔ اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے، آمین۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ملک ہے، ایسا ہی ہے۔ اور یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر لے جائیں گے، بعد میں سنیں گے ہم نے بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں، اچھا، ہم بہت سے اپنے اساسوں سے ابھی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ جناب چلو بھائی ایوان صدر کو گروی رکھ لو، ایوان وزیر اعظم کو گروی رکھ لو، کنونشن سینٹر کو گروی رکھ لو، اچھا جی فلاں جو سپر ہائی وے ہے، فلاں جو ہائی وے ہے اس کو گروی رکھ لو، فلاں عمارت کو گروی رکھ لو۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنی سرزمین کو گروی رکھیں گے، اپنی سوورنٹی کو گروی رکھیں گے، کیا چیز ہوگی آپ کے لینے کے لیے؟ آپ اپنے ڈیٹرنٹ کو رکھیں گے، اس کو آپ گروی رکھیں گے، کیا چیز آپ رکھیں گے؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے جس کو ہم اب پھر دیں گے؟ یہ ان کے شاہی خرچے نہیں ختم ہوتے، یعنی روس کا وزیر خارجہ جہاز سے نکل رہا ہے، اپنی چھتری خود تھامے ہوئے ہے، اور آپ کے وزیر خارجہ کے 3 آدمی لگے ہوئے ہیں جو اس کی چھتری پکڑنے کے لیے بےتاب ہیں اور ان کے اوپر چھتری تان کر چل رہے ہیں، تو لوگوں کو آتا ہوگا یار یہ جا کر قرضے مانگتے ہیں، کس منہ سے مانگتے ہیں؟ جب یہ ان کے سوٹ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کے چشمے دیکھیں، ان کی گھڑیاں دیکھیں، اور پھر آپ جا کر دیکھیں جن سے وہ قرضے مانگ رہے ہیں۔ وہ اتنے ڈاؤن میں نے پڑھا تھا کہ جناب وہ اپنا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنی ایک ڈائری لکھی تھی، وہ اپنے جب غیر ملکی دورے پر جاتا تھا تو اپنے کپڑے خود دھوتا تھا، خود اپنے کپڑے استری کرتا تھا، 2 ہی جوڑے رکھے ہوئے تھے، ایک جوڑا ایک دن پہنتا تھا، دوسرا جوڑا دوسرے دن پہنتا تھا، اور امریکی وزیر خارجہ تھا۔ اور وہ دورہ اگر ان کا 5 دن کا 6 دن کا کسی ریجن کا دورہ ہوتا تھا تو وہ اپنے کپڑے خود ہی دھوتے تھے، اور پھر وہ اپنے کپڑے خود ہی استری کرتے تھے، ایک جوڑا آج پہنا اس کو اگلے دن دھو کر دیا، اگلے دن دوسرا جوڑا پہن لیا۔ ہمارے یہاں دیکھیں لاؤ لشکر جاتا ہے ساتھ میں، بہرے جاتے ہیں ساتھ میں، باورچی ساتھ میں جاتے ہیں، کھانا پکانے والے جاتے ہیں، صفائی کرنے والے جاتے ہیں، ان کے ناز نخرے اٹھانے والے جاتے ہیں، ان کو لطیفے سنانے والے جاتے ہیں، ان کو گانے سنانے والے جاتے ہیں، ان کے سارے آل عیار سمیت سب کے سب چلتے ہیں اور جاتے ہیں غیر ملکی دوروں پر، اور کہتے ہیں کہ مہربانی کیجیے ہمیں بھیک دیجیے، صحیح بات ہے، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، یہ پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ ان کا، ماڈرن عالی شان قسم کے ایک کلاس کے سپرمین بھکاری تشریف لا رہے